दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में आपके द्वारा चुने गए मुख्य विषय के अतिरिक्त सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं। इसी के दृष्टिगत हम प्रस्तुत कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम परीक्षा पाठ्यक्रम और पैटर्न के अनुरूप कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 15। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, कारपेट सैन्य अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश सम्मिलित होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके जापान, थाईलैंड, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। तो आपको बताना है कि कारपेट सैन्य अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश शामिल होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, बांग्लादेश। दोस्तों देखिए, हाल में कारपेट सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है और ये भारत और बांग्लादेश की नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास है। तो याद रखिएगा दोस्तों, CORPAT। देखिए, कारपेट सैन्य अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीएम कुसुम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2018, 2019, 2021 या 2020? तो सही उत्तर है पीएम कुसुम योजना 2019 में आरंभ की गई थी और ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान, जिसको कि पीएम कुसुम कहा गया है, ये योजना 2019 में प्रारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है तो जान लीजिए दोस्तों, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक कृषि। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन हैं? देखिए, मासानोबु फुकुओका, MS रंधावा, MS स्वामीनाथन या फिर नॉर्मन ई बोरलॉग। आपको बताना है प्राकृतिक कृषि के खोजकर्ता या अन्वेषक कौन हैं। तो उत्तर है दोस्तों, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मासानोबु फुकुओका हैं और ये एक जापानी किसान और दार्शनिक थे। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक कृषि किसके द्वारा शुरू की गई? जापानी कृषि और दार्शनिक मासानोबु फुकुओका के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है यानी बायोडिग्रेडेबल? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा या फिर रबर? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है रबर। आप देख सकते हैं, प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा या मरकरी ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है और दोस्तों वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। रबर जैव निम्नकरणीय है जबकि प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा आदि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ पर? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 1997 का विश्व पर्यावरण दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये कहाँ पर? क्योटो, जापान में आयोजित किया गया था। देखिए, 1997 का विश्व पर्यावरण सम्मेलन ये जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया जो कि 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको बताना है। देखिए, महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान मनाली ये नहीं सुमेलित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है।
और अन्य विकल्पों के बारे में आप जान लीजिए कि वो गलत क्यों हैं। तो आप जानिए, महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में है, न कि मनाली में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में विस्तृत है, केवल देहरादून में नहीं है। इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में विस्तारित है, न कि जबलपुर में। तो सही उत्तर केवल जिले के हिसाब से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में जो है स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, काला पर्वत उद्यान, नीला पर्वत उद्यान, पीला पर्वत उद्यान या फिर मिजो हिल्स उद्यान। तो सही उत्तर है मिजोरम के दक्षिण पूर्वी भाग में फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों ये किस नाम से, नीला पर्वत या ब्लू माउंटेन पार्क के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान म्यांमार और चीन की पहाड़ियों के निकट है और ये लांग तलाई जिले में स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान 1992 में घोषित किया गया, जो लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा, फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सही सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। इसमें ऐतिहासिक आचार्य और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में दिया गया है। तो आप जान लीजिए, लकुलेश दोस्तों, लकुलिश ये पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रवर्तन किया। भद्रबाहु जो है वो जैन संत थे और गोसाल यानी मक्खल गोसाल ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। तो सही सुमेलन 3 2 4 1। देखते हैं 3 2 4 1 आपका कौन सा विकल्प होता है। देखिए, ऑप्शन बी सही उत्तर है, 3 2 4 1। आप जान लीजिए, आचार्य लकुलिश पाशुपत संप्रदाय से, नागार्जुन शून्यवाद से, भद्रबाहु जैन धर्म से और मक्खली गोशाल आजीवक संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यव्यवस्था से, भारतीय शासन एवं राज्यव्यवस्था से कि स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। देखिए, घेराव, अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए और इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो सही उत्तर है घेराव, अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, ये बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 19 एक ख में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार उल्लिखित है, लेकिन अनुच्छेद 19 3 में जो है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन भी लगाया गया है और इसके लिए विधि बनाने की राज्य की शक्ति राज्य को दी गई है। तो देखिए, अपना कर्तव्य नहीं निभाने वाले घेराव अफसर ये दोस्तों बिना हथियार के शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 30, 40, 50 या फिर 60? तो सही उत्तर है दोस्तों, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए और लोकसभा के प्रक्रिया और संचालन संबंधी नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है, कैसे? यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं, संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए और बी दोनों।
दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 315(2), देखिए 315(2) के तहत यदि दो या अधिक राज्य ये करार करते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा, और यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल सदन द्वारा या जहां 2 सदन हैं वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विधि द्वारा संयुक्त यानी ज्वाइंट राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? देखिए नवंबर 12, सितंबर 14, जनवरी 14 या फिर सितंबर 2016 में। तो सही उत्तर है सितंबर 2014 में। दोस्तों आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 में आरंभ किया गया था, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य और विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगम योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था, नदियों के सफाई की व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा या विकलांगों को सहायता। तो सही उत्तर है संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों को सहायता देना है। आप देख सकते हैं संगम योजना दोस्तों 15 अगस्त 1996 15 अगस्त 1996 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को समूह में संगठित किया जाता है, और संगम नाम से गठित ऐसे प्रत्येक समूह को आर्थिक गतिविधियां संपन्न करने के लिए 15,000 रुपए की सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर पंजाब। तो सही उत्तर है मणिपुर। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। केंद्र सरकार द्वारा भारत में प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल में करने का निर्णय किया गया है। तो याद रखिएगा प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित समितियों आयोगों में से किसने अपने प्रतिवेदन में अनुशंसा की कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तीव्र करने के लिए विज्ञान शिक्षा और शोध को उच्च प्राथमिकता होना चाहिए? देखिए आचार्य नरेंद्र देव समिति, मुदलियार आयोग, राधा कृष्णन आयोग या कोठारी आयोग। तो सही उत्तर है कोठारी आयोग। दोस्तों कोठारी आयोग जुलाई 1964 में गठित की गई थी, और इसने शिक्षा तथा अनुसंधान को देश के समस्त आर्थिक, सांस्कृतिक और आत्मिक विकास और प्रगति के लिए निर्णायक माना है। तो इस आयोग की जो अनुशंसाएं थी उसको जान लेते हैं दोस्तों। पहला तो ये था कि माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा बनाया जाए, उन्नत अध्ययन केंद्रों को अधिक सुदृढ़ बनाया जाए, शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि में अनुसंधान और इससे संबंधित विज्ञानों को उच्च शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाए, उच्च प्राथमिकता दी जाए, नैतिक शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना पर बल दिया जाए। तो ये सब कोठारी आयोग की सिफारिशें थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन से परीक्षण करना है कि कौन सा प्रश्न आपका, कौन सा उत्तर सही है। देखिए पहला कथन है कि गुणात्मक शोध प्रतिमान प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है और इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों कौन सा, तो इसमें कथन एक सही है। जो कथन हमने पढ़ा है कि गुणात्मक शोध प्रतिमान प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है और इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। दूसरा कथन है कि एक ही शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग न तो संभव है न वांछनीय। तो ये कथन आपका सही नहीं है। कथन एक सही है, कथन दो सही नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? देखिए स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, रौलट कानून विरोधी आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन। तो आपको बताना है कि किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? तो सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन के दौरान। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जला, उपवास रखा गया, कलकत्ता में हड़ताल घोषित की गई, जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया, फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी थी, ये जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? देखिए, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, एन.सी. केलकर या राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। और आप जान लीजिए कि स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। एन.सी. केलकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के समर्थक थे, वो स्वराज पार्टी से नहीं जुड़े थे। अगला प्रश्न आसान सा है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो उत्तर है दोस्तों, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है ये चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। और चंद्रमा पर पाए जाने वाले काले धब्बों वाले क्षेत्र, जिसको ल्यूनर मेयर कहा जाता है, इसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर कहा जाता है। चंद्रमा के इसी भाग में सबसे पहले मानव यान चंद्रयान अपोलो 11 उतरा हुआ था, जिससे नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एंड्रिल ने दोस्तों चंद्र तल पर पदार्पण किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? देखिए, कपिलधारा, भालकुंड, दुग्धधारा या भेड़ाघाट। तो सही उत्तर है भालकुंड जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर नहीं है। दोस्तों, भालकुंड जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के सागर जिला में राहतगढ़ के निकट बीना नदी पर स्थित है और इसे राहतगढ़ जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। और कपिलधारा, दुग्धधारा और भेड़ाघाट जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कारणात्मक संबंध स्थापित करने पर केंद्रीय शोध पद्धति क्या कहलाती है? कार्योत्तर पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति, व्यष्टि अध्ययन पद्धति या प्रयोगात्मक पद्धति। तो सही उत्तर है स्वतंत्र परिमार्जित और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कारणात्मक संबंध स्थापित करने पर जो केंद्रित शोध पद्धति है वो प्रयोगात्मक पद्धति कहलाती है। दोस्तों, कारणात्मक संबंध के अंतर्गत दो स्थितियों को स्पष्ट करना होता है। एक तो ये सिद्ध करना होता है कि कारण है तो उसका प्रभाव क्या होगा, और ये भी सिद्ध करना होता है कि यदि कारण नहीं है तो प्रभाव भी नहीं होगा। इस तरह से सही उत्तर जो है इसमें प्रयोगात्मक पद्धति पर शोध केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता क्या है? विश्वसनीयता, वैधता, आत्मनिष्ठा या फिर विश्वसनीयता और वैधता दोनों। तो सही उत्तर है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है दोस्तों विश्वसनीयता और वैधता, यानी क्रेडिबिलिटी एंड वैलिडिटी दोनों। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता में विश्वसनीयता और वैधता दोनों हैं। और दोस्तों, वस्तुनिष्ठ परीक्षण इससे निष्पक्ष और आसानी से स्कोर किया जाता है और निबंध परीक्षण की तुलना में जवाब देने में कम समय लगता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण में। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिजिटल हस्ताक्षर करने में किसका प्रयोग करते हैं? देखिए, पब्लिक कुंजी का, निजी कुंजी का, डिजिटल कुंजी का या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का प्रेषक जो है उस डॉक्यूमेंट को अपनी निजी कुंजी या प्राइवेट की, देखिए प्राइवेट की द्वारा कोड रूप देता है और इसे डिजिटल हस्ताक्षर कहते हैं। दस्तावेज को प्राप्त करने वाला रिसीवर उस हस्ताक्षर को पब्लिक कुंजी से डिकोड या डिक्रिप्ट करके उसकी वैधता का परीक्षण करता है। तो डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए निजी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है।
एक बाइट बना होता है किसका? तो सही उत्तर है दोस्तों, एक बाइट 8 द्विआधारी अंकों से बना होता है। और आप जान लीजिए कि कंप्यूटर की सभी कार्यप्रणाली नंबर सिस्टम पर आधारित होती है, और जब कंप्यूटर में आंकड़ों को इंटर किया जाता है तो वो मेमोरी में जगह घेरता है। इसको मापने के लिए यूनिट का प्रयोग करते हैं, और सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। एक बाइट 8 द्विआधारी या 8 बाइनरी डिजिट से बना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला है आपको कभी किसी को अपना या अपने ईमेल खाते का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे तब आपके खाते को एक्सेस कर सकेंगे। दूसरा है पासवर्ड बनाते समय या तो अंकों या अक्षरों का प्रयोग ही कर सकते हैं। तीसरा है आपका ईमेल पता आपके आईएसपी के होस्ट कंप्यूटर का डोमेन नाम है, उसके पहले @ चिन्ह है और उसके पहले आपके खाते का नाम है। और चौथा है आपका ईमेल पता आपके आईएसपी के होस्ट कंप्यूटर का डोमेन नाम है, उसके बाद चिन्ह है और उसके बाद आपके खाते का नाम है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपका ईमेल पता दोस्तों आपके आईएसपी के होस्ट कंप्यूटर का डोमेन नाम है, उसके पहले @चिन्ह है और उसके पहले आपके खाते का नाम है। अगला प्रश्न है करेंट अफेयर से है। जून 2022 में कहां पर भारतीय खेल प्राधिकरण के पहले स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, मोहाली या फिर बेंगलुरु? तो सही उत्तर है नई दिल्ली में। दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण के पहले स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, जून 2022 में कहां पर भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद कर लीजिए। भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन दोस्तों ये ऊधमपुर उत्तराखंड में किया गया है। आप जान लीजिए दोस्तों कि ऊधमपुर जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा, यहाँ पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दोस्तों भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 2022 को किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये हैं राजीव कुमार, ऑप्शन ए। दोस्तों, राजीव कुमार ने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया और इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया। इसमें प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त VS रमा देवी रही हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिम का पूरा रूप क्या है? SIM। तो उत्तर है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल दोस्तों सिम का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है OMR का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, और इससे जो हमारा OMR कापियाँ होती हैं इसकी जांच भी की जाती है इसी आधार पर। ऑप्टिकल मार्क रीडर दोस्तों OMR का फुल फॉर्म होता है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।